हेलो एवरीवन, मैं रोहिताश चौहान डीकेटी के शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट हिस्ट्री या आप किसी भी स्ट्रीम से आप अपना एनटीए का पेपर दे रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा ही, इसके साथ में जो अन्य क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की आती है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वो क्वेरीज क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ आपसे। मैं रोहिताश चौहान मूलतः शामली पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और लगातार अब की बार तीसरी बार मेरा जेआरएफ हुआ। इससे पहले बैक टू बैक जो अपना अक्टूबर के अंदर जो 9 अक्टूबर को हुआ था उसमें जेआरएफ, उससे पहले मेरा नेट हुआ था दोस्तों, ठीक है। और मैं एक मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दोस्तों, क्वेरीज क्या क्या रहती है पेपर के अलावा। आप लोगों ने मान लिया ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम एमबीए कर सकते हैं या हम ये नेट किस आधार पे हम दे सकते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आपने बीएससी में आपका क्या रहा है, मैटर ये करता है कि आपने मास्टर किस सब्जेक्ट से की है और मास्टर के अंदर आपकी परसेंटेज कितनी रही है। वो परसेंटेज अलग अलग कैटेगरी के आधार पे आपको ये दी जाती है। जैसे जनरल के आधार पे 55%, ओबीसी को 50%, है ना। इसी तरीके से एससी एसटी का इसमें दिया जाता है, जिस आधार पे आप अपना एग्जाम दे सकते हैं एनटीए नेट का, ठीक है भाई। अब एग्जाम के लिए आप रेडी हो गए, अब तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट पेपर को कैसे हैंडल करना है, सब्जेक्ट को कैसे एक बना के चलना है, कितने महीने इसके अंदर दोस्तों लगते हैं, क्या क्या बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सोर्स आपको मिलेंगे और यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, क्वेरी बहुत सारी आपको वहाँ पे क्विज वगैरह भी आपको मिलेगी। लेकिन एनटीए नेट देखो ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है दोस्तों, बट अगर आप सही डायरेक्शन में आप इसको कुछ 4-5 महीने के लिए अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके आप दे रहे हैं तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कहीं भी अगर डायरेक्शन चेंज हुई फिर आप भटक जाते हैं। लगातार कई स्टूडेंट 3-3, 4-4, 5-5 बार भी देने के बाद भी नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं भटकाव होता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं अगर आप 4-5 महीने इसको अच्छे से दे दिया जाता है। मतलब 5-6 घंटे आप अच्छे से पढ़ो और निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इन दोनों में जनरल पेपर और सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए। जो मुझे पढ़ा तो फर्स्ट पेपर के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं, या एग्जाम के अंदर आप टाइम को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे एग्जाम के अंदर स्क्रीनिंग को आपने टाइम मैनेजमेंट अपनी करनी है ना, ये चीज हम आपको कर बताएंगे। देखो, फर्स्ट पेपर जिसके अंदर 10 यूनिट आपको नॉर्मली आप देखते हैं कि 10 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन या अनसीन पैसेज, इन्वायरमेंट या और कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और हायर एजुकेशन, है ना। ये 10 यूनिट है। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको 10 की 10 यूनिट आनी चाहिए, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी, है ना, कंपलसरी नहीं है। हालांकि 10 की 10 यूनिट में 5-5 क्वेश्चन का एक वेटेज होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। कई बार किसी यूनिट से 1-2 क्वेश्चन फालतू आ जाता है, किसी यूनिट से 1-2 क्वेश्चन कम आ जाते हैं। जैसे अब की बार नॉर्मली जो रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत कम पूछे गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। मैथमेटिकल का जो है अब की बार स्टेटमेंट असर्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जिस चीज में मतलब मान लिया कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है तो मैथमेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से आप हैंडल कीजिए। रिसर्च वाला आपको थोड़ा सा वीक है तो कोई बात नहीं, जो बिल्कुल नहीं आता है मतलब आप उस जितना आता है उस पर बहुत अच्छे से आप फोकस कीजिए। रिवीजन का सबसे बड़ा मैटर इसके अंदर आपका पड़ता है कि रिवीजन आपने कितना अच्छा किया है। रिवीजन के बिना आप लगातार 6 महीने पढ़िए कोई, और लास्ट का 1 महीना 15 दिन अगर आपने नहीं पढ़ाया दोस्तों, वो किसी काम का नहीं है। 6 महीने आप फिर पता कहाँ जाकर अटकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन से नेट रह गया, एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया, है ना। ये वाली चीज आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। तो आप जैसा कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, आजकल ये अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, पढ़े का मतलब। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जनरल बेस्ड क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं। भाई अपना इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट में जो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे इसको यूनिट को आप कवर करोगे तो बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। 5-5-6 चीजें ही सिलेबस के अंदर आपको दी गई है, रिसर्च में भी, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी। अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करोगे, न्यूज़पेपर को आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर का अगर आप एडिटोरियल भी पढ़ोगे या आप 10-20 अनसीन पैसेज को आप एक बार देख लोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो बहुत ज्यादा महत्व इसके अंदर रहता ही है। तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ में आप कुछ अनसीन पैसेज अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, आपके सामने एकदम नया आना और उसमें से
आज के टाइम में लगभग 2-3 एग्जाम से, पिछले 2-3 एग्जाम से क्या हो रहा है आंसर पैसेज में कि भाई स्लाइड को साइड बाय साइड करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो पहले से ही आप तैयारी करके रखिए। इसी आधार पर जैसा आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, आपके श्योर मार्क्स होते हैं, वो श्योर मार्क, अगर आप उस पर पेशेंस बना के आप उसको करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपने कभी डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा और एग्जाम के जाके अंदर खोलोगे और उसको करना शुरू कर दो, अगर आप उसको बहुत ही मतलब 5 मिनट के अंदर आप उसको कर लोगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 20, 25, 30 डाटा के जो पैटर्न्स है, जो क्वेश्चंस है, वो आपको पहले से प्रैक्टिस करना है। उन्हीं क्वेश्चन को बार बार, ये नहीं है कि मैंने कर लिया है, ये मैंने कर लिया है अब नहीं करना है, उन्हीं को बार बार आप करो, बार करो, है ना। पैटर्न तो वही है, पैटर्न तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर वही 5-6 पैटर्न है दोस्तों, उन्हीं 5-6 पैटर्न पे बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और आपने क्वेश्चन भी चेंज नहीं करने हैं। बस ये स्ट्रेटेजी लगानी है अपनी डीआई के अंदर कि भाई इसमें टाइम को कैसे कंज्यूम किया जा सके और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम हम इसके अंदर कैसे पूरे डीआई को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर आपको श्योरिटी के साथ दिलवा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे और किसी भी यूनिट का इतना आपको भरोसा नहीं है कि आपको जहां पे आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो सके, डीआई के अंदर है। इसी आधार पे आपको मैथ अगर नहीं आता है बिल्कुल भी दोस्तों, तो फिर मतलब वही टॉपिक आप चुने मैथ के अंदर जो आप आसानी से आप कर सकते हैं, रीजनिंग के अंदर भी। रही बात हायर एजुकेशन की, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, तो हायर एजुकेशन का आपको डबल बेनिफिट मिलता है। डबल बेनिफिट कैसे मिलता है? क्योंकि उसके अंदर आपसे जो पूछा जाता है भाई एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अपनी जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। एक यूनिट तो एक हायर एजुकेशन का एक पोर्शन तो यही है। एक आफ्टर 1857 के बाद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में जो सुधार आए हैं, उस एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच में क्या हुआ था, हंटर आयोग में क्या हुआ था, सार्जेंट कमीशन क्या था, राधा कृष्ण आयोग क्या था, या फिर आपका ये नई शिक्षा नीति जो अपनी आई 1968 में आई, 1986 में आई, अब लेटेस्ट जो नई शिक्षा नीति आई, इसके अंदर या एग्जाम इसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर मिलता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपको यही हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन का बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। दूसरा भी जो आपके वहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप लास्ट ईयर को बहुत अच्छे से आप करते हैं ना दोस्तों, तो लगभग मान के चलो आधा एग्जाम तो आपने वहीं पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और वहाँ पे एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट आपने अगर बना ली है तो हायर एजुकेशन का आपका काम कंप्लीट। इन्वायरमेंट के अंदर एक तो करंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। करंट से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं, अब की बार जो इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ डेज दिए जाते हैं, भाई पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या ये जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, कुछ ये दिवस जो है ये आपको अक्सर देख लेने चाहिए। और जो जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप 2022 वाला एग्जाम दोगे, तो लेटेस्ट जो दिवस मनाए गए हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, उनकी जो थीम दी गई है वो थीम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि थीम क्या है, मोटिव क्या था इस डे को मनाने के लिए। और जो कुछ अपने एग्रीमेंट्स वगैरह जो इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, वे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, और वही नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं पोल्यूशन से संबंधित, नॉइज पोल्यूशन क्या है, वाइंड पोल्यूशन क्या है, और ये अदर्स जो पोल्यूशन है ये संबंधित आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम दोस्तों आपको करंट से रिलेटेड मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक आएगा, है ना, बिल्कुल बेसिक आएगा कि भाई डेसिबल से संबंधित जो आएगा, आपकी ध्वनि से संबंधित जो आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हमें पता है 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में बनते हैं, और 5 का आप अगर मैं 7 टाइप की बात करूं तो 7 के 7 में से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से 7 टाइप की बात करते हैं? नॉर्मली क्वेश्चन आता है रैम रोम पे, कितनी बार रिपीट हुआ है रैम रोम पे क्वेश्चन दोस्तों। हम अक्सर हम इजी हार्ड के चक्कर में इजी को छोड़ के चल जाते हैं, इजी हम नहीं करते। इजी क्वेश्चन तो बनता है, मतलब सारे क्वेश्चन हार्ड थोड़ा होते हैं एनटीए के अंदर, उसके अंदर भी एक वेटेज होता है, भाई इतने क्वेश्चन हार्ड है, इतने क्वेश्चन मॉडरेट है, इतने क्वेश्चन इजी है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वेटेज जो होगा वो इजी का होगा। इजी अगर आप गलत कर रहे हैं, आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं आप लोगों ने करना है। तो इसके अंदर रैम रोम से क्वेश्चन आता है, इनकी मेमोरी से क्वेश्चन आता है, भाई कंप्यूटर के अंदर इनकी ये अपना इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो मैथमेटिकल जो इसके अंदर कैलकुलेशन होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, या ये निर्धारित है जहां से क्वेश्चन बनना है। सिलेबस आप देखो, और कंप्यूटर की कोई भी नॉर्मल सी बुक या पतली सी एक लूसेंट की बुक आती है, बिल्कुल स्पेशली जो कंप्यूटर के लिए आती है, वो आप यूज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो सिलेबस में पोर्शन दिया गया है उस लूसेंट से आप कर लो, हो जाएगा। बस
बशर्ते ये है कि आप उससे पहले प्रीवियस ईयर आपने किया हो, प्रीवियस ईयर देखा हो कि किस किस आधार पे क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित। डाटा की मैंने बात आपको कर ली है, मैथमेटिकल भी मैंने आपको बता दिया कि भाई रीजनिंग के अंदर भी सिलेबस स्पेशली मेंशन किया गया है कि रीजनिंग का ये पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग का है, ये अपना मैथमेटिकल रीजनिंग का है। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन आता है कोई अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमेशा पूछा जाता है, अब की बार भी हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया कि कॉन्ट्रेरी क्या है, सब कॉन्ट्रेरी क्या है, ये सब है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है। इसी प्रकार से मैथमेटिकल रीजनिंग भी। तो पूरा का पूरा इस पेपर फर्स्ट का जो आधार है मेरे बताने का वो यही है दोस्तों, उस चीज पर ज्यादा फोकस करें जहां पे आप कंफर्ट है, जिस यूनिट में आप कंफर्ट है उसी यूनिट को आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, है ना। तो ये अगर आप अपना रहे हैं तो आसानी के साथ आप 32, 33, 35, 36 है ना, 30 से 37, 38 तक आप क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप 45 क्वेश्चन, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आते हैं, तो आ जाते हैं किसी किसी के, लेकिन वो बहुत ही मतलब अच्छी तैयारी में होगा जिसके आते हैं 45 प्लस। अगर आप 30 तक भी आप जा रहे हैं दोस्तों, और सब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप 60% आप कवर कर रहे हैं, तो आप आसानी से जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी। अब बात हम करते हैं सब्जेक्ट की कि भाई सब्जेक्ट अपना, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, 3 बार क्लियर है, तो हिस्ट्री से संबंधित कैसे आपने कवर करना है। तो ठीक है दोस्तों, 4 पोर्शन इसके अंदर अपने रहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इतिहास लेखन के अंदर। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, जब भी कोई स्टूडेंट इसको तैयार करना शुरू करे, एनटीए के बारे में सोचे कि मुझे हिस्ट्री से अपना पेपर अपना देना है, तो सबसे पहले मार्केट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए और एक आधार देके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने दोस्तों लास्ट से फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट से लास्ट नहीं जाना है कि 2004 से 2005 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है। 2021 वाले पेपर में क्या पूछा गया है, 20 वाले में क्या पूछा गया है, 19 में क्या है। ठीक है, लास्ट से आना है, किस आधार पे पेपर बनाया जा रहा है, कहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उस फोकस पे ध्यान देना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ा रामबाण के रूप में काम करता है एनटीए के अंदर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब बात करें प्रीवियस ईयर के बाद, जब आपने एक माइंड सेटअप बना लिया है, फिर हमें डायरेक्ट फैक्चुअल बुक पे नहीं जाना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री करोगे और डायरेक्ट फैक्चुअल बुक आप उठा रहे हैं और आप कर रहे हैं, मिडाइवल उठा रहे हैं फैक्चुअल कर रहे हैं, मॉडर्न उठा रहे हैं फैक्चुअल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप भटकाओं में आ जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, तीनों के लिए एक बेस बुक आपको तैयार करनी है। बेस बुक क्या कौन सी हो सकती है? वे कई सारी बुक्स आपको एंशिएंट में मिलेगी, मिडाइवल में भी। मैं बता देता हूं भाई, मैंने जो यूज की है, मतलब मैंने जो जिसको पढ़ा है, और वो आपके लिए भी अच्छी हो सकती है। जैसे प्राचीन भारत में अगर आप शुरुआत केसी श्रीवास्तव से आप करते हैं, है ना, या आप डीएन झा की भी आप अगर रीडिंग आप कर रहे हैं प्राचीन भारत के अंदर, तो बहुत अच्छा है। जैसे डीएन झा बुक्स होगी या रामशरण शर्मा होगी, इन बुक के अंदर आपको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, समय लगता है फैक्चुअल के अंदर, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप फैक्ट नहीं कर सकते। तो आप डीएन झा को आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप केसी श्रीवास्तव कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि कोई अन्य बुक आपको इसके अलावा करनी पड़े। एमसीक्यू के अलावा एमसीक्यूज तो आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। एमसीक्यूज मार्केट में बताने वाला हूं इसके बाद कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे। ठीक है, तो आप केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत के लिए यूज कर सकते हैं। मध्यकाल भारत के लिए आप इसी तरीके से हरिश्चंद्र वर्मा, जो कि बहुत अच्छी बुक है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा, है ना, सतीश चंद्र पढ़ के भी आप हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं। और आधुनिक भारत के अंदर आप विपिन चंद्रा को एक बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा के बाद आधुनिक भारत में जो मुझे आधुनिक भारत की सबसे अच्छी बुक लगती है, देखो पढ़ी मैंने सारी है भाई, बीएल ग्रोवर भी देखी है, स्पेक्ट्रम भी मैंने आपकी देखी है, या शेखर बंदोपाध्याय भी मैंने आपको देखी है, प्लासी टू पार्टीशन वाली, या फिर जो मैंने सबसे अच्छी बुक और सबसे छोटी बुक जो आपको मैं आपको बताने जा रहा हूं आधुनिक भारत की, वह है दोस्तों परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी मध्यकाल और प्राचीन की नहीं आती, आधुनिक भारत की आती है। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। आगे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी आप कहीं भी दोगे तो रामबाणी बुक साबित होती है। परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ठीक है, इतिहास लेखन के अंदर आप अगर आपके पास समय है तो दोस्तों बुक जरूर पढ़िए। अगर समय कम है इतिहास लेखन का, तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ के भी एक आधार बना सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में इतिहास लेखन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आगे क्या पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है, और उसी से संबंधित जो अपनी बुक होती है, जैसे कि ई श्रीधरन की बुक आपकी इतिहास लेखन की हिस्टोरियोग्राफी की होती है, ई श्रीधरन में से आपने वही चीज निकालनी है जो आपके सिलेबस के अंदर है। सिलेबस दिया गया है, 10th यूनिट अपनी स्पेशली दी गई है दोस्तों, है ना, इसके अंदर, है ना। तो और मैं जैसा कि भाई अब ये 10 की 10 यूनिट होगी, तीन
तीनों यूनिट एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, 3-3 यूनिट में बटी हुई है अपनी, तीनों का बराबर वेटेज है। तो आप जिस चीज में आप कंफर्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है भाई आप तीनों में बराबर दे पाओगे, है ना। जरूरी है भाई मॉडर्न में आप 30 में से 28 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, मिडाइवल में 25 कर रहे हैं, एंशिएंट में 20 कर रहे हैं, या इसी कोई सा भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आपको कोई सा भी पोर्शन स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, ठीक है। तो जो सा आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको बहुत अच्छे से आप करने की कोशिश करिए दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें एमसीक्यूज वगैरह की दोस्तों, तो एमसीक्यूज से संबंधित हमें कई बार हम रिपीटेड क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हम काफी बार कर चुके होते हैं। इसके अलावा भी नए क्वेश्चन हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों, नए क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं वो आप मार्केट में जाइए, और मार्केट में आजकल जो भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट जो आप काम कर रहे हैं यूपीएससी के पर्पज से, स्टेट पीएससी के पर्पज से, तो उनके वहां पे आपको क्या मिलेगा, उनके टेस्ट सीरीज निकालते हैं। जैसे कि अपना हिंदी माध्यम से अगर देखें तो दृष्टि आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, इनसाइट आईएएस हो गया, और ध्येय आईएएस हो गया। आप उनके टेस्ट सीरीज के जो होती है वो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा ज्यादा समय अपना सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब कि क्विज वगैरह में, मतलब थोड़ा बहुत वहां पे कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो जाती है, टाइम ज्यादा लग जाता है और हमें आउटपुट उसका बहुत कम मिलता है दोस्तों। तो आप रीडिंग में बहुत ज्यादा विश्वास रखना। मैं भी खुद एक एजुकेटर हूँ, लर्न हिस्ट्री मेरा यूट्यूब चैनल है, अन्य इंस्टीट्यूट पे भी मैं पढ़ाता हूँ। तो यूट्यूब के अंदर ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है, मिलता है, बहुत अच्छी चीज मिलती है। कई चीजें हमें बुक से समझ नहीं आती तो हम उसको यूट्यूब से समझ लेते हैं, लेकिन टाइम टेकन बहुत ज्यादा होता है। जो चीज प्रोडक्टिव हो आपके लिए उसी चीज के लिए आप जाइए, और ज्यादा समय आप अपना बुक्स पे वगैरह पे दीजिए। ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, कम बुक्स पढ़नी है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़नी है। कई कई बार अगर आप उसको करोगे दोस्तों तो तभी वो आपकी हो सकती है। एक बार रीडिंग करने के बाद अगर आप उसको छोड़ रहे हैं कि ये अपना हो जाएगा और आप दोबारा उसको फिर नहीं देखते, एग्जाम में चले जाते हैं, तो वो आपके किसी काम की भी नहीं है दोस्तों। अगर आप कई कई बार एक बुक को नहीं पढ़ोगे, परीक्षा वाणी कम से कम 5 बार आपको पढ़नी पड़ेगी, जब वो जाके आपका होगा। फिर आप पेज नंबर भी बता सकते हैं, इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक इस पेज पे दिया गया है। इसी प्रकार से मिडाइवल और मॉडर्न में भी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है आपका दोस्तों ये रिवीजन। रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक जो ये तो होगी अपनी स्ट्रेटेजी भाई फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट की। और सबसे पहले मैंने बता दिया कि कौन स्टूडेंट इसको पेपर को दे सकता है। एक कई बार क्या आता है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के अंदर हमारे मार्क्स बहुत कम रह गए, जैसे ओबीसी में 50% हमारे नहीं बने हैं, है ना, और आप नेट क्लियर कर लेते हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि भाई अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2 साल का समय यूनिवर्सिटी देती है, ये आयोग देता है कि 2 साल के अंदर आप ग्रेजुएशन के या मास्टर के भी किसी भी एक ईयर का आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, दोबारा से सारे के सारे एग्जाम आप उसके दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको उसके अंदर मिल सकता है। आप अब इसके अलावा बात हम करते हैं, आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, आगे यूज कहाँ करें इसका, प्रयोग कहाँ करें इसका, नेट का, जेआरएफ का, ठीक है। जेआरएफ अगर आप कर रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने जल्दी से जल्दी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भाई वो यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो सकती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, या कहीं भी हो सकती है, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान। तो जल्दी से इनरोल हो जाइए, अपना गाइड सेलेक्ट कीजिए और अपना रिसर्च वर्क वहाँ पे शुरू कर दीजिए। इसी आधार पे आप अगर नॉर्मल आप नेट आपका क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और कहीं भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रहने वाला है। आगे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे पीएचडी अब कंपलसरी अपनी हो गई है। तो मैन यही है कि भाई जितना जल्दी आप पीएचडी कंप्लीट कर ले उतना ही आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। सारी की सारी बातें मैंने भाई एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम कौन दे सकता है या इसका बाद में क्या यूज हो सकता है, वो मैंने आपको बताई दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है तो मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न हिस्ट्री, और फेसबुक पे रोहिताश चौहान के नाम से है, जो चौहान सर के नाम से भी है, ठीक है। वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, अपने बैच भी स्टार्ट होने वाला है, 25 फरवरी से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशल फॉर यूजीसी नेट। अब की बार जो अपना रिजल्ट रहा है, मैंने 18 स्टूडेंट को यहाँ पे अब की बार ट्रेंड किया था, 18 में से 14 स्टूडेंट का 12 का नेट, 2 का जेआरएफ हुआ है दोस्तों। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, या उनके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए भी गए हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैं इस डीकेटी के एक शानदार प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं विभिन्न
सेक्टर्स के अंदर, मतलब कि जैसे कि भाई आप नीट के अंदर, नेट के अंदर, यूपीएससी के अंदर, एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर, ये बहुत अच्छा सभी का इंटरव्यूज लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी मेहनत ये दोस्तों ये कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। जय हिंद।